हरीश रावत सरकार अल्पमत हो गई थी तो विधानसभा अध्यक्ष ने अल्पमत सदस्यों के माध्यम से बजट पारित किया। यह देश के अंदर प्रजातंत्र है, यहाँ बहुमत का सम्मान होना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष ने बहुमत का सम्मान नहीं किया। कुल मिलाकर इसी बात पर विवाद प्रारंभ हुआ है। हमें उम्मीद है कि जब भी फ्लोर टेस्ट होगा और उसमें जीत सत्य की होगी। सवाल इसलिए भी उठ गया है क्योंकि स्पीकर को लेकर ही सुप्रीम कोर्ट ने आज सवाल भी केंद्र से पूछे। उन सवालों को किस तरीके से देखते हैं जिसमें कहा गया कि स्पीकर क्या बिल पास हुआ था, मनी बिल, और तमाम चीजें उनमें पूछी गई। अगर आप पूरी प्रोसीडिंग को देखेंगे विधानसभा की तो बहुत सारा उसमें लेक्यूना मिलेगा। और जैसे हमने कहा है कि हमने पहले से ही गवर्नर को अवगत करा दिया था कि आज बजट पे हम लोग डिवीजन मांगेंगे। आप विधानसभा अध्यक्ष को कहिए कि वो डिवीजन दे। विधानसभा अध्यक्ष ने डिवीजन नहीं दिया हमारे नेता प्रतिपक्ष। हरक सिंह रावत कांग्रेस के बागी विधायक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हरक सिंह रावत जी, स्वागत है आपका ईटीवी में। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है, क्या कहना है आपको? निश्चित रूप से हमें हिंदुस्तान की न्याय व्यवस्था पर विश्वास है और हमें विश्वास है कि जब भी होगा हमें न्याय मिलेगा। और ये इस समय क्योंकि जिस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां बनी थी उत्तराखंड में, उस समय उन परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि जिस तरह माननीय हरीश रावत जी ने हाईकोर्ट के आदेश पर बिना लिखित आदेश के जिस तरह दो कैबिनेट किया और काम करना शुरू कर दिया था, और तमाम ऐसे फैसले जो कि वो 2 साल में नहीं लिए उन्होंने, और जानबूझ के 24 घंटे में 2 कैबिनेट करके इस तरह फैसले लेने की कोशिश करी कि जैसे कि बहुत वो प्रदेश हित में काम करना चाहते हैं, जबकि उनको 2 साल का पूरा मौका मिला था। और तब इन्हीं विषयों पर उन्होंने उनको टालने की कोशिश की, इन तमाम मुद्दों को उन्होंने टालने की कोशिश की। आज भी वो कहता है कि अगर मुझे 25 मिनट का समय मिले तो मैं ऐसी आरक्षण लागू कर दूंगा, लेकिन जब उनको 2 साल का मौका मिला था तब उन्होंने लागू नहीं किया। तो ऐसे हालात में जो राजनीतिक हालात प्रदेश में बन गए हैं, उसमें मैं सोचता हूँ कि राष्ट्रपति शासन एक बेहतर विकल्प जब तक कि कोई एक अच्छी स्वस्थ परंपरा लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रदेश में लागू नहीं हो जाती है। हरक सिंह जी हमारे साथ बने रहिए, इस वक्त एक महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया मिल रही है, वो सुनवाई देते हैं आपको। 8 substantial question of law regarding Article 212 of the Constitution, where no court can go into the arena in the jurisdiction of the Speaker while passing any proceedings within the House. So the proceedings were passed within the House and they cannot be transgressed. And other 8 issues were relating to the other 8 issues, all were relating to the proceedings inside the House, where Honorable Court indicated that the court cannot, in view of the earlier judgments under Article 212, cannot enter into the field of the Speaker. हरक सिंह रावत जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, आप क्या हो जी, हरक सिंह जी, अभी हम किशोर उपाध्याय से बात कर रहे थे। उनका ये कहना था कि उनको भी कोर्ट का निर्णय स्वीकार है, उसका पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन एक बिंदु उन्होंने कहा कि इस बीच में जो कुछ हुआ है इसकी वजह से उत्तराखंड का बहुत नुकसान हुआ है। वहां जंगलों में आग लगी हुई है, पीने के पानी की क्राइसिस है, और इसलिए अगर वहां पर कोई चुनी हुई सरकार होती तो वो बहुत बेहतर तरीके से मैनेज करती। वो अप्रत्यक्ष रूप से इसके लिए आपको जिम्मेदार ठहरा रहे थे, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि कोई लोकतांत्रिक सरकार होती तो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन जितने मैं सोचता हूँ कि हरीश रावत जी सरकार चला रहे थे। पिछले वर्ष भी गर्मियां पड़ी थी, आग लगी, प्रदेश में आग लगी थी और तमाम असुविधाएं थी। रुद्रप्रयाग जनपद जहाँ से मैं विधायक हूँ, आपदा के बाद वहाँ के जो ब्रिजेस थे, अलग मंदाकिनी पे जो पुल बनने थे, वो पिछले 2 साल में हरीश रावत जी की सरकार में। ठीक है, आप कह रहे हैं कि पिछले 2 साल में काम ही नहीं किया इन्होंने। इंदिरा हृदय हमारे साथ हैं, निवर्तमान वित्त मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री उत्तराखंड की। इंदिरा हृदय जी, स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद। हमारे साथ हरक सिंह रावत हैं, वो कह रहे हैं कि निश्चित रूप से लोकतांत्रिक सरकार होती तो इस वक्त उत्तराखंड का ज्यादा बेहतर होता, ज्यादा भला होता, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि 2 वर्षों में आप लोगों ने कुछ किया नहीं। तो पहले इस पर आप बात कर ले, फिर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। जी, देखिए, ऐसा है कि ये सब जानते हैं, जो भी जनतंत्र में भरोसा करते हैं या लोकतंत्र में, उन्हें पता है निर्वाचित सरकारें ही काम कर पाती हैं और रिजल्ट भी उन्हीं से आते हैं। ये भी सही है। इस समय
इतनी, ये आखिरी बजट था इस राज्य का और बहुत विकास कार्य हो चल रहा है। ठीक है जी, राज्यपाल जी की सीमाएं हैं, उन सीमाओं में वो काम कर रहे हैं। निर्वाचित सरकारों के पास दौड़ कर जाती है जनता के प्रति। कठिनाई तो बहुत है, बजट खर्च नहीं हो पाएगा, ये सब दिक्कतें हैं, लेकिन 2 वर्ष में काम नहीं किया, मैं कैसे बताऊं? इसका जवाब भी तो निर्वाचन ही देगा। हम जनता की अदालत में खड़े हैं जी। तो पूरा उम्मीद है कि आगे हम 50 सीटों में जीतेंगे। नहीं, आप इंदिरा हृदय जी, ये तो आप इस वर्ष की बात कह रही हैं कि आप बजट खर्च नहीं कर पाएंगी। आरोप ये लग रहा है कि 2 वर्षों में, पिछले वर्ष भी आग लगी थी, पानी की क्राइसिस थी, लेकिन उस वर्ष भी कुछ खास नहीं हो पाया। बहरहाल नहीं, देखिए जी ऐसा है जी, कि निर्वाचित सरकार की बाध्यता भी होती है, जनता से निर्वाचित होता, दौड़कर जनता आती है, जनता की प्रायोरिटी को समझकर कार्य करना होता है। तो ये कहना तो एकदम गलत है, कोई कह दे 2 वर्षों में कार्य नहीं हुआ। इतने अधिक कार्य हुए हैं कि उन्हें गिनाया जाए तुलनात्मक, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और कांग्रेस की सरकार। हमारे यहाँ तो मान्यता है, मैं अपनी विधानसभा में आज बैठी हूँ कि जब जब कांग्रेस आती है तभी तब काम होता है। ये तो मान्यता है। ये कैसे तय होता है? वोट के माध्यम से वोट मिलता है, तय हो जाता है कि जनता खुश है या नहीं खुश है। और ये चुनाव करा दे, आम चुनाव करा दे, नहीं चाहते हैं सत्ता में बैठे तो आम चुनाव करा दे, आम चुनाव से रिजल्ट पता चल जाएगा। अब की बात 2/3 बहुमत आएगा हमारा। ठीक है, हरक सिंह रावत जी, सारी बात आप सुन रहे हैं और मुझे बात को दोहराने की जरूरत नहीं है। चुनाव की चुनौती है सीधे सीधे आपके सामने। देखिए, मैं सोचता हूँ कि माने इंदिरा देश जी जिससे कह रही कि हम 2/3 बहुमत से आएंगे, ये तो ठीक है। सिंह जी, मैं 1 सेकंड के लिए रुकूंगा, 1 सेकंड रुकूंगा, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं उनको। अदालती कार्रवाई के चक्कर में तो क्या मतलब इससे राज्य में अस्थिर माहौल हो रहा है? नहीं, ऐसी अस्थिरता कहीं पर भी नहीं है। स्थिरता है। राष्ट्रपति शासन ने आंखें खोल दी हैं उत्तराखंड के लोगों की। 20-22 दिन के ही राष्ट्रपति शासन में 100 करोड़ से ज्यादा का राजस्व खनन माफियाओं से पेनाल्टी के रूप में हमारे खजाने में आ गया है। लोगों ने पहली बार जाना कि 4.5 साल का अगर हम हिसाब लगाएं तो 5,400 करोड़ रुपए सत्ता पक्ष यानी कि कांग्रेस जनों के जेब में चले गया, जिसे खजाने में आना था। कई चीजें पता लग गई इससे। तो ऐसा नहीं है, अस्थिरता का माहौल यहां पर नहीं है। अस्थिरता तो पैदा करी है यहां के माननीय स्पीकर साहब के कृत्यों से और उनके साथ मिली भगत करके पूर्व माननीय मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के कृत्यों से। ये सारी अस्थिरता के लिए कांग्रेस जो है वो जिम्मेदार है। एक लास्ट क्वेश्चन, क्या फ्लोर टेस्ट के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है? हम तो हमेशा तैयार हैं। हमने तो पहले भी कहा और बाकायदा हमने 19 मार्च को लिखित पत्र गवर्नर साहब को दिया कि आप 22 तारीख तक कार्य दिवस हैं, आप फ्लोर टेस्ट करवा लीजिएगा। हम लोग तैयार हैं। उन्होंने माननीय पूर्व अजय भट्ट जी की बात अभी आप सुन रहे थे। अजय भट्ट बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे थे कि कोई दिक्कत नहीं है, राष्ट्रपति शासन में ज्यादा राजस्व वसूला जा रहा है, कोई अस्थिरता नहीं। हरक सिंह रावत जी, आप बात सुन रहे थे? नहीं आ रही थी, लेकिन मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि ये जो हमने आरोप माने हरीश रावत जी की सरकार पे लगाए थे कि खनन माफिया, भू माफिया और शराब माफिया हावी थे सरकार पर, वो पूरी तरह हरीश रावत जी सरकार को नहीं चला रहे थे, एक सिंडिकेट इस सरकार को चला रहा था। वो बात बिल्कुल पिछले 1 महीने के अंदर राष्ट्रपति शासन में साबित हुई है कि अकेला गोला नदी हल्द्वानी, जहां माने इंदिरा हृदय जी रहती हैं, वहां खुल के लोग ये बात कह रहे थे कि एक गेट जो है नदी पर, गोला नदी पर इंदिरा हृदय गेट और एक हरीश रावत गेट लगे थे, जो अवैध रूप से जहां से खनन होता था। और अकेले राष्ट्रपति शासन में 150 करोड़ से ज्यादा राजस्व वसूली हुई है। आज पूरे प्रदेश के लोग ये सोचने के लिए बाध्य हुए हैं कि अगर एक महीने में अभी आप हरक सिंह जी कह रहे थे अभी कुछ क्षणों पहले कि अगर चुनी हुई सरकार होती तो बेहतर होती। अभी आप कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन में चीजें बेहतर। इसलिए कह रहा था, देखिए मैं इस बात को इसलिए कह रहा था कि ये बात तो ठीक है कि दुनिया के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर सबसे अच्छी व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, लेकिन मैंने ये बात कही कि हरीश रावत जी की सरकार से ज्यादा अच्छा। हरक सिंह जी, मतलब इस बात का यह है कि चुनी हुई सरकारों में राजस्व वसूली नहीं होती है और जब राष्ट्रपति शासन लगाए तो राजस्व वसूली हो रही है। दोनों बातें आप ही कह रहे हैं। इंदिरा हृदय से पहला हम सवाल पूछ लेते हैं। डॉक्टर इंदिरा हृदय, चार्ज आपके ऊपर यह है कि जब चुनी हुई सरकार थी तो राजस्व वसूली नहीं हो रही थी, अब 100 करोड़ से ज्यादा का राजस्व वसूल लिया गया है। इस पर आपकी टिप्पणी क्या है? इंदिरा हृदय जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है?
संभवतः उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। जी हरक सिंह रावत जी, अपनी बात आप पूरी करिए। देखिए, मैं इस बात को मैं इस दृष्टिकोण से कह रहा हूं कि ऐसी सरकार से ज्यादा बेहतर इस समय राष्ट्रपति शासन लग रहा है। लेकिन ये बात सच है कि राष्ट्रपति शासन लंबे समय तक नहीं रह सकता। ये तो एक टेम्परेरी फेस है, तात्कालिक आवश्यकता है। जब प्रदेश के अंदर ऐसे संवैधानिक और ऐसी व्यवस्था हो गई कि सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति शासन केंद्र सरकार के सामने एकमात्र विकल्प बचा था। लेकिन इस बात का साबित हो गया कि पिछले एक महीने के अंदर जब राष्ट्रपति शासन लगा, उससे पहले हरीश रावत जी की सरकार थी, तो जिन मुद्दों को लेकर हमने बगावत की थी, आज वो बात साबित हो गई कि जब राष्ट्रपति शासन लगा तो अकेले हल्द्वानी से 150 करोड़ रुपए की राजस्व वसूली हुई। तो ये पूरा इससे एक मैसेज गया कि अगर एक महीने के अंदर 150 करोड़ की वसूली हो रही है तो 12 महीने में लगभग 1200-1300 करोड़ रुपया आखिर किसकी जेब में वो जा रहा था। तो वो जिन मुद्दों को लेकर हम सरकार से बाहर आए थे और हमने बगावत का झंडा उठाया था, ठीक है, और जो मुद्दे हमने आरोप लगाए थे, आप कह रहे हैं कि जो विषय आपने उठाए थे वो तमाम बातें साबित हुई हैं, उसकी तस्दीक हुई है। बहरहाल बहुत धन्यवाद आपका हरक सिंह रावत जी हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हृदयेश, आपका भी जुड़ने के लिए इस चर्चा में, इस खबर पर हमारे साथ। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। खबर यह है दिल्ली से कि फिलहाल उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन जारी रहेगा। इस खबर के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। रोज रोज के बहाने क्यों? प्रेगनेंसी के डर से डिम्पा गर्भ निरोधक इंजेक्शन, 1 इंजेक्शन और 3 महीने की छुट्टी। अपनाइए डिम्पा तिमाही गर्भ निरोधक इंजेक्शन। ये धुआं जो फेफड़ों में जाकर तबाही मचाता है, ये धुआं जिसकी गिरफ्त में हर कोई आ जाता है, इस धुएं का मिटाने नामो निशान आपकी रसोई में आ रहा है LPG गैस। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जरिए, जो देश को समर्पित होगी 1 मई 2016 बलिया से, जो कि 5 करोड़ महिलाओं और उनके परिवार को देगा स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। राजेश मसाला, स्वाद बढ़ाए, राजेश पापड़ सबको दीवाना अपना बनाए, राजेश गुलाब जामुन सबके ही मन को भाए। सो आपकी मांसपेल का राज? टफ एंड स्टाइलिश। पैरागॉन ऑफिस चप्पल, टफ एंड स्टाइलिश। अरे रे, कहाँ छिप गया? पकड़ा। कैसी हो शीला? इसे तो पकड़ लिया, पर अगर इसके अंदर कुपोषण हो उसे कैसे पकड़ोगी? समझी नहीं दीदी। कुपोषण शरीर में एक ऐसा छुपा दुश्मन है जो बच्चे की सेहत को कमजोर बनाता जाता है। ये भोजन की कमी, बीमारी, आसपास की गंदगी से पनपता है। आंगनवाड़ी, यहाँ 5 वर्ष तक के बच्चों के वजन की जांच होती है और पोषण की जानकारी भी मिलती है। अगर माता पिता रहे जानकार तो जरूर होगी कुपोषण की हार। कुपोषण की हार, उत्तर प्रदेश है तैयार। सिर्फ नाम से ही नहीं, अंदर से भी। दबंग 2 पान मसाला, क्योंकि शान है तो पहचान है। The rich creamy taste of Vadila Gourmet ice cream. Everything else can wait. उसके संस्कार, उसकी परंपरा आज भी उसकी रगों में मौजूद थी। दबंग 2 पान मसाला, क्योंकि शान है तो पहचान है। अमूल ताजा का ये है जहां, इसमें है vitamins A और B, tamper-proof, bacteria-free, no need to buy, है easy to pour, है pure and fresh, सब मांगे more, हमेशा fresh, अमूल ताजा हमेशा fresh।
प्रदेश के करोड़ों लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने की जिम्मेदारी जिन कंधों पर है, वो कंधे हैं अखिलेश जी के, जिनके प्रयास से सबको साथ लेकर हर समाज, हर वर्ग, हर तबके के लिए योजनाओं की शुरुआत हुई है। समाजवादी एम्बुलेंस सेवा एक ऐसी योजना जिसने जाने कितनी ही जिंदगियों को बचाया है। पूरे उत्तर प्रदेश में घायलों और गर्भवती महिलाओं को तुरंत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाने के लिए एकदम मुफ्त एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। बस 108 नंबर मिलाना है। सिर में रूसी, बालों का झड़ना गिरना, जगत आयुर्वेदिक ठंडा तेल। इसमें है ब्राह्मी, भृंगराज सहित 13 जड़ी बूटियाँ। आप ऐसे बाथ सोप से स्नान करना चाहते हैं जो आपके शरीर की स्वच्छता के साथ आपकी त्वचा को दे प्राकृतिक सुरक्षा कवच और कुदरती सौंदर्य। पतंजलि पेश करता है नीम, एलोवेरा, हल्दी, चंदन, गुलाब इत्यादि जड़ी बूटियों से निर्मित बाथ सोप। इसमें जड़ी बूटियों के साथ 40% तक शुद्ध नारियल तेल व वनस्पति ऑयल्स का संतुलित मिश्रण है। इससे मिलती है आपकी त्वचा को कुदरती कोमलता एवं सुंदरता। इस न्यूज के सह प्रायोजक थे सर्वोत्तम क्वालिटी का स्वरूप देव दर्शन धूप, श्री जंग रोधक सीमेंट, जिसमें जंग की नो एंट्री। बोपाराय मोटर स्टार्टर, अब मोटर स्टार्ट। I have no comments to make. मगर दो चीजें जो आज समाचार पत्रों में छपी हैं, जिस तरीके से भाजपा धमकी दे रही है वो निंदनीय है। कहा जा रहा है कि मंत्रियों की संपत्ति की जांच करेंगे। मैं कह रहा हूं मंत्रियों की क्यों करती हो? जो मंत्रियों का मंत्री है हरीश रावत, उसकी संपत्ति की जांच करो। और वर्ष 2014 से 2016 तक जितने दिन मैं मुख्यमंत्री रहा, मेरी सारी प्रॉपर्टी की, यदि पहले की भी करना चाहते हो तो दैट इज मोस्ट वेलकम। आई वॉलंटियर माई सेल्फ। आप इवन आप उसकी सीबीआई से भी जांच करना चाहते हो तो एफआईआर फाइल करो, मैं जांच के लिए तैयार हूं, नंबर 1। और अन्यथा इस तरीके की जो सार्वजनिक धमकियां दी जा रही हैं वो बिल्कुल निंदनीय हैं। और जितने लोगों ने, जिनके पास इल गॉटन मनी है कांग्रेस के अंदर, जिन लोगों के ऊपर आरोप लगाए थे भाजपा ने, जिनमें श्री भी सम्मिलित हैं और श्री के दूसरे भाई भी सम्मिलित हैं, जिनके ऊपर जो आरोप लगे थे वो सब अब भाजपा के आंखों के तारे हैं। उनके दाएं बाएं आंख पुतलियां हैं, तो उनकी संपत्ति की जांच करवाएं। जिन मंत्रियों के ऊपर विधानमंडल के पटल पर तुमने आरोप लगाया था भाजपा ने, उनकी जांच करवाइए। पहले ये तो देख लो कि जो तुम्हारे पास आए हैं वो लोग कितने साफ सुथरे हैं, और उसके बाद तुम दूसरों की तरफ उंगली उठाने की कोशिश करो। एक और झूठ प्रचारित किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि खनन के अंदर पिछले 1 महीने के अंदर राजस्व की 110 करोड़ की या कितने की प्राप्ति, 200 करोड़ की प्राप्ति हुई है। मैं चुनौती देता हूं, जरा सा जो है इसको सिद्ध करें कि 200 करोड़ रुपया कहां खजाने में आया है। वित्त फाइनेंस सेक्रेटरी से कोई आदमी पूछ सकता है। और जहां तक ये रहा कि फाइन इंपोज करना, फाइन इंपोज होता रहता है और पहले भी फाइन इंपोज होता रहा है। और जितनी आमदनी पिछले महीने में खनन से हुई है, तकरीबन उतनी आमदनी हमेशा जो है मार्च के महीने में होती है। तो इसलिए ये कहना कि इस समय हमने 200 करोड़ रुपया खनन में आमदनी की है और पहले जो है साल भर में 200-300 करोड़ रुपया हो रही थी और इसलिए जो है भ्रष्टाचार हो रहा था, ये बिल्कुल निहायत झूठ है। मैं भाजपा से कहना चाहता हूं कि इसको सिद्ध करें कि 200 करोड़ रुपए की आमदनी जो है पिछले मार्च के महीने में हुई है और स्टेट एक्सचेकर में 200 करोड़ रुपया आया है। और यदि नहीं आया तो भाजपा को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। झूठ बोलने में भाजपा माहिर है, मैं जानता हूं। उनका सिद्धांत है झूठ बोलो, सब मिल करके बोलो, जोर से बोलो और बार बार बोलो। लेकिन मैं समझता हूं अब
ये भी बहुत आवश्यक हो गया है कि ऐसे झूठों को, जो भारतीय झूठों की पार्टी जो है, उसको एक्सपोज किया जाए। ये बीजेपी नहीं है, भारत के झूठे लोगों की पार्टी है। जो शॉर्टेज की तारीख बार-बार बढ़ रही है, क्या आपको लगता है खरीद फरोख्त की आशंका और ज्यादा बढ़ जाएगी? मुझे पूरा न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास है। मुझे यकीन है कि न्यायालय इसका संज्ञान लेंगे और यदि ऐसी कोई कार्रवाई की जाती है, कांग्रेस के अंदर कोई पोचिंग की जाती है, या जिन लोगों ने पहले एफिडेविट तक सबमिट किए हैं, कोर्ट में किए हैं, कोर्ट से बाहर सबमिट किए हैं, उनमें किसी तरीके की पोचिंग की जाती है, किसी तरीके का वो किया जाता है, तो ये भारत की न्यायिक व्यवस्था का भी अपमान होगा। और मैं समझता हूं कि ऐसा कुछ किया जाएगा तो न्यायालय संज्ञान लेंगे। पहले हाई कोर्ट ने भी रेस्ट्रेन किया था भारतीय जनता पार्टी को, और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो उनका जिस दिन हाई कोर्ट के जजमेंट को उन्होंने केप्ट इन एविडेंस कहा था, उस दिन जो प्रमुख कारण जो है एविडेंस में रखने का, तो ये बताया गया था क्योंकि उनके पास जजमेंट की कॉपी नहीं है। मगर जो दूसरा पार्ट 2 था वो ये था कि आप कोई काम ऐसा नहीं करेंगे जिससे राष्ट्रपति शासन हटे, या जो है आप कोई सरकार आप बनाने का कदम उठाएं करके। और मैं समझता हूं, शायद मैंने अभी पूरी तरीके से देखा नहीं है, आज के जजमेंट में भी जो है ये बात सम्मिलित होगी। थैंक यू सर। दो सवाल पर अनुराग हमारे साथ हैं। अनुराग मिश्रा दिल्ली से जुड़े हुए हैं इस वक्त फोन लाइन पर। अनुराग, क्या हुआ कोर्ट में आज, जो भी खास बातें हैं दर्शकों को बताएं। जी राजेंद्र जी, मैं आपको बता दूं कि जब कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई तो जस्टिस दीपक मिश्रा ने मुकुल रोहतगी से, जो कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, उनसे 7 सवाल, उन्होंने कहा कि ये 7 सवाल हमने पूरी याचिका को देखा है। जस्टिस जोसेफ, जो कि चीफ जस्टिस नैनीताल हाईकोर्ट है, उनके जजमेंट को देखा है। इसके बिना पे हमने 7 सवाल तैयार किए हैं। और ये 7 सवाल, पहला उन्होंने कहा कि धारा 175 क्लॉज 2 का हवाला दिया जस्टिस दीपक मिश्रा ने कि क्या राष्ट्रपति शासन के हालात वहां बन चुके थे, क्या सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि वहां पे राष्ट्रपति शासन इम्पोज किया जाए। दूसरा, उन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन एमएलए के बारे में पूछा कि क्या उनका एक्ट, जो कि 9 बागी विधायक थे, उनका एक्ट इस तरह का था कि उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। तीसरा, उन्होंने जो प्रोसीडिंग होती है प्रेसिडेंशियल, जिन हालात में रिकमेंडेशन होता है केंद्र के द्वारा, बल्कि शिव कीर्ति सिंह ने, उस पर विपक्ष ने दलील दी, अभिषेक मनु सिंह ने खड़े होकर। मैं चाहूंगा कि आप फोन लाइन पर बने रहिए। ये 3 सवाल जो आपने उठाए हैं, इसी रोशनी में मैं कुछ बातें करूंगा प्रकाश पंत जी से, बीजेपी लीडर है, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। प्रकाश पंत जी, स्वागत है आपका ईटीवी में। धन्यवाद। कुछ कड़े सवाल हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, वो केंद्र सरकार से पूछे गए हैं, और वो सवाल आपको भी असहज लगेंगे, बीजेपी को भी असहज लगेंगे। जरूर आपने वो सवाल सुन लिए होंगे, अभी हमारे संवाददाता भी बता रहे थे, और अब तक आपकी उसकी रिपोर्ट मिल भी चुकी होगी जो आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ है। क्या कहेंगे आप? देखिए, जहां तक उत्तराखंड का जो मौजूदा परिप्रेक्ष्य में जो विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयाधीन है, उस विषय पर जो 7 सवाल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पूछे हैं, उसमें विशेष तौर पर माननीय अध्यक्ष के विषय को लेकर के उन्होंने सवाल खड़ा किया है। जो यहाँ का घटनाक्रम है, 18 तारीख का घटनाक्रम किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन एक तकनीकी रूप से जो विषय उसमें निकल करके आया है वो ये आया है कि जो उत्तराखंड की विधानसभा की कार्य संचालन नियमावली 2005 है, उसका नियम 129 ये कहता है कि जब भी कोई धन विधेयक सदन के पटल पर रखा जाएगा तो वो तत्काल उसकी प्रति महामहिम राज्यपाल के पास भेज दी जाएगी। 18 तारीख को 6:15 पर विधेयक सदन के पटल पर रखा हुआ बताया जाता है, लेकिन उसकी प्रति 28 तारीख तक नहीं भेजी गई माननीय महामहिम राज्यपाल के पास। अर्थात इसका सीधा तात्पर्य है कि वह विधेयक सदन के पटल पर रखा ही नहीं गया, क्योंकि यदि रखा जाता तो वो उसकी प्रति सचिव विधानसभा भेजते। इसका असर यह हुआ कि सदन के अंदर जो बजट था वो गिर गया, और बजट गिरने की स्थिति यह थी कि राज्य की जो 1 करोड़ से अधिक की आबादी है उसके समक्ष वित्तीय संकट पैदा हो जाता, और उस वित्तीय संकट से उबरने के लिए एकमात्र विकल्प था कि केंद्रीय कैबिनेट। अभी तक तो प्रकाश जी आप लोगों का तर्क ये था कि डिवीजन ऑफ वोट आप मांग रहे थे, वो नहीं हुआ। अब आप कह रहे हैं कि वो बिल ही रखा गया वहां पर।
डिवीजन ऑफ वोट हम नहीं मांग रहे, ये तो विषय ही नहीं है इस सारे प्रकरण का। ये जो राष्ट्रपति शासन लगा है वो बहुमत या अल्पमत के आधार पर नहीं लगा है। राष्ट्रपति शासन, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, यह जो लगाया गया है, जो प्रकाश पंत जी, मैं रोकूंगा आपको। श्याम जाजू कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। और कल जो 29 को जो फ्लू टेस्ट होना था, फ्लू टेस्ट नहीं होगा। नैनीताल हाईकोर्ट ने जब आदेश दिया था कि वहां की जो राष्ट्रपति राजवट लागू हुई थी उसको रोकने का आदेश दिया था, बाद में केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई है और आज सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि हाईकोर्ट को इसी प्रकार के राष्ट्रपति राजवट के मामले में कुछ भी करने की बहुत मर्यादित अधिकार है। वो राष्ट्रपति राजवट खत्म नहीं होगी, राष्ट्रपति राजवट लागू होगी। ये आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है। हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, हम कानून का सम्मान करते हैं। सर, उन्होंने स्पीकर की जिस तरह से भूमिका रही उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं, जिस तरह से उन्होंने सत्र के दौरान काम किया। निश्चित रूप से जब दूसरे दिन वहां पर शक्ति परीक्षण होना था तो तुरंत आप वहां के लोगों को डिस्क्वालीफाई कर जो करना चाहते, इससे मकसद ध्यान में आ गया है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के पीछे यही स्पिरिट है कि आपको एक दिन क्या जल्दबाजी थी कि आपको तुरंत उनको डिस्क्वालीफाई करना था। इसका मतलब आपकी नीयत साफ नहीं है। यह आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश से स्पष्ट हो गया है। श्याम जाजू अपनी बात कह रहे थे, प्रतिक्रिया दे रहे थे आज सुप्रीम कोर्ट में हुई कार्रवाई पर। प्रकाश पंत जी, आपने सुनी सारी बात? जी, मैं सुन नहीं पाया क्योंकि वो तकनीकी खराबी से हो सकता है। ठीक है, आप अपनी बात पूरी करें। मैं आपसे सवाल ये कर रहा था कि डिवीजन ऑफ वोट आप मांग रहे थे और आपने जो है अभी कहा कि वो बिल रखा ही नहीं गया सदन के पटल पर। देखिए मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, क्योंकि ये बहुत संक्षेप में जब फाइल गई महामहिम राज्यपाल के पास, वो 28 तारीख की सुबह 11:30 बजे गई है, जिसे 18 तारीख को जाना चाहिए था। इसका अर्थ यह है कि वो बिल टेबल ही नहीं हुआ जिस बिल पर मत विभाजन की मांग हम कर रहे थे। और यदि टेबल नहीं हुआ तो इसका अर्थ सीधा यही है कि वो बजट गिर चुका है और इसके तहत इसीलिए राष्ट्रपति आपकी इस बात की तस्दीक कर लेते हैं। हमारे संवाददाता लगातार सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। अनुराग, आपने इनकी बात सुनी? नहीं, मुझे बात उधर से नहीं सुनने में आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, मैं अनुराग मिश्रा हमारे सहयोगी से बात करना चाह रहा हूं जो कि कोर्ट रूम में मौजूद थे। अनुराग, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अनुराग मिश्रा, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। अनुराग, प्रकाश पंत बीजेपी के नेता हैं, ये कह रहे थे कि कोर्ट में कुछ आर्गुमेंट किए गए हैं अटॉर्नी जनरल की तरफ से। 3 सवाल जो कोर्ट ने पूछे एजी से वो आप बता रहे थे, बाकी के सवालों के बारे में बताएं। जी, देखिए बड़ा दिलचस्प वो था राजेंद्र जी, अगर मैं आप थोड़ा समय दे तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब कोर्ट ने सवाल किया कि 7 सवाल पूछे कि किन किन आधार पे जो है ये प्रोक्लेमेशन जो होता है प्रेसिडेंट रूल का, वो किन किन आधार पर हो सकता है। सबसे बड़ी बात जो जस्टिस दीपक मिश्रा ने अपना ऑब्जर्वेशन दिया कि द स्पीकर इज द मास्टर ऑफ हाउस, और उसके आधार पे जब अटॉर्नी जनरल ने इस पे आर्गुमेंट किया कि साहब देखिए, अगर 100 लोग किसी सदन में है, एज्यूम करिए कि 100 लोग हैं, सपोज करिए कि 100 लोग हैं, उसमें 70 कहते हैं कि नहीं साहब हम एक पक्ष में हैं, उसके बावजूद अगर स्पीकर उनकी बातों को डिनाई कर देता है तो उस सूरत में क्या कहेंगे। इस पे अभिषेक मनु सिंघवी जो कि सरकार की तरफ से पेश हुए थे, हरीश चंद्र रावत की तरफ से पेश हुए थे, उन्होंने ये दलील दिया कि साहब देखिए, ये पहला ऐसा इंस्टेंस है, ऐसा उदाहरण है कि जब चीफ मिनिस्टर ने खुद लिखा कि हमको मेजॉरिटी अपनी प्रूव करने की मैं तैयार हूं, स्पीकर ने लिखा, गवर्नर ने आदेश दिया, उसके बावजूद वहां मेजॉरिटी जब प्रूव करने की बात आई उसके ठीक 36 घंटे पहले ये बात उनको उनकी उस प्रपोजल को रिजेक्ट करते हुए प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया। अभिषेक मनु सिंघवी ने उदाहरण दिया जैसे सावंत का, जो कि 9 सदस्यीय एक बेंच बनी थी बोमई केस में, और फिर उन्होंने रामेश्वर प्रसाद जो कि झारखंड का मामला था उसका उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि साहब इसमें कहा कि ओनली पनिशा, ये जो किसी भी राज्य में कोई संकट अगर इस तरह का उत्पन्न होता है तो ओनली पनिशा यानी कि केवल कोई संवैधानिक उपचार है तो वो है फ्लोर टेस्ट, यानी कि जो ठीक है अनुराग, आपकी बात से जाहिर हुआ कि ये विषय भी उठा, अभिषेक मनु सिंघवी ने उठाया और ये चीजें अभी विजय बहुगुणा हमारे साथ हैं, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री। विजय बहुगुणा जी, स्वागत है आपका ईटीवी में। जी, आज कोर्ट में जो कुछ हुआ है उस पर आपकी टिप्पणी? देखिए, बड़े गंभीर संवैधानिक प्रश्न है जिसपे सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रही है, और अहम मुद्दा यही कि 18 तारीख को हरीश रावत जी की सरकार अल्पमत में आ गई थी जी, क्योंकि वो उनका जो है फाइनेंस बिल हार गया था और स्पीकर ने गलत सूचना भेजी राज्यपाल को, और राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद
जा करके उन्होंने उस फाइनेंस बिल को भेजा राष्ट्रपति के पास और राज्यपाल के पास। तो और फिर मुख्यमंत्री जी का स्वयं वो आया, 2-3 बातें हमने सुनी है। विजय बहुगुणा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये 3 पॉइंट दिखा रहे हैं। मुझे ये जानना है कि जब हाईकोर्ट की डबल बेंच का फैसला आया था तो यही इसी कार्यक्रम में आपने कहा था